भारत के लोकतंत्र में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, कुछ समय पहले इसे उत्तम प्रदेश भी कहा जाता था। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 23 करोड़ और देश के सबसे बड़े प्रदेश में लोकतंत्र का महाकुंभ एक बार फिर पूरी दुनिया में चर्चे में है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इतनी आबादी वाला प्रदेश कई ऐसे देश भी इस विश्व में हैं जिनकी आबादी 23 करोड़ नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा के लिए जो घोषणा हुई, इस घोषणा में पहले चरण में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा, जिसमें प्रथम चरण में मतदान होने हैं। मतदान की बात में सबसे पहले नोएडा का नाम इसलिए आता है क्योंकि यह पूरे प्रदेश के 75 जिला और लगभग 23 करोड़ की आबादी के हर जगह के लोग इस नोएडा में रहते हैं। और यूँ कह लें कि लखनऊ के बाद अगर कोई प्रदेश है, प्रदेश का कोई शहर है, तो वह नोएडा है। हमारे साथ हैं नोएडा विधानसभा चुनाव से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरने के साथ साथ अपनी सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए चुनाव में आकर लोकतंत्र के इस महाकुंभ में अपनी नैतिक जिम्मेदारी से चुनाव लड़ने के लिए हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आप ये बताइए कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में पिछले 20 सालों से कार्य कर रहे थे। ऐसा क्या लगा कि अब राजनीति में आकर ही जनसेवा किया जा सकता है और अपनी राजनीतिक दायित्व का निर्वहन करने के उद्देश्य से आप राजनीति में चुनाव लड़ रहे हैं? अपने बारे में, अपने 20 साल के सामाजिक जीवन के बारे में बताइए और राजनीति में आने की क्या वजह है, चुनाव लड़ने की क्या वजह है, उसके बारे में बताइए। देखिए, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है समाज के प्रति जी, और लोकतंत्र का एक हिस्सा मैं भी हूँ। लोकतंत्र का पावन पर्व है जिसमें कि हम भी समाज की, अपने देश की, जनता की सेवा करना चाहते हैं। और सेवा जब तक हम सुचारू रूप से व्यवस्था में नहीं आ पाएंगे तब तक हम जनता की सेवा या अपने सामाजिक लोगों की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको लगता है कि 20 साल से जो भी हम सेवा कर रहे हैं अभी तक करते चले आ रहे हैं। अपनी पूरी नैतिक जिम्मेदारी जितनी होती है उसको पूरा करते हैं। और अब हमको लगा कि हमको चुनाव लड़ करके स्थापित हो करके, क्योंकि अपना एक अधिकार होता है, अधिकार हमको तभी पूर्ण रूप से मिलेगा जब हम उस पद पे रहेंगे। अगर हम यहाँ के विधायक बन जाते, जाहिर सी बात है कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। और जो हमसे लोग अपेक्षा करते हैं, जो उम्मीद करते हैं कि पंडित जी हमारे लिए दमदारी से काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, हम करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं जहाँ कि हम जा करके फरियाद करते हैं लेकिन मेरा फरियाद सुना नहीं जाता है। जनता के सेवा के लिए हम दौड़ते हैं लेकिन जो व्यवस्थाएं हमको अपेक्षित होती हैं कि हमको मिलेंगी वो चीज़ नहीं मिल पाती हैं। इसीलिए हम सत्ता में आ करके अब जनता की सेवा करना चाहते हैं। हम मजबूती से सेवा करेंगे। उनके सुख दुख में हिस्सेदारी पहले भी निभाते थे, आज भी निभाएंगे। योगी जी के आप प्रशंसक रहे हैं, योगी जी की तारीफ भी कई मीडिया के, कई चैनलों के डिबेट में आपने किया है। फिर अचानक योगी जी से अलग होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? क्या इसे बगावत समझा जाए योगी जी के खिलाफ या फिर भाजपा के खिलाफ? आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, इसको हम बगावत नहीं कहेंगे, अपना अपना विचार होता है। हम योगी जी के प्रशंसक हैं। जहाँ अच्छा कार्य होगा वहाँ पे हम प्रशंसक हैं, और जहाँ अच्छा कार्य नहीं होगा, कोई भी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, या कोई भी हो, जब अच्छा कार्य कोई भी करेगा तो उसका प्रशंसक पूरा दुनिया, पूरा समाज होता है। रही अपने विचार की बात, हमारी विचारधारा है कि हम लोगों के लिए अभी तक जो करते हैं, उम्मीदें उनसे बहुत थी, योगी जी से भी थी, और उनके साथ में प्रशंसक के रूप में काम करते थे। उनका प्रशंसा करें, जहाँ अच्छा कार्य करते थे। लेकिन आज हमको लगता है कि नई व्यवस्था में हमको उतर करके व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, उनके भी कंधे को मजबूत करना पड़ेगा। समाज के अन्य वर्ग के लोगों को जो हमसे अपेक्षा रखते हैं उनको हमको मजबूत करना पड़ेगा। अगर वो समझते कि हाँ, पंडित जी को हमको आगे लाना है, हमारे एक ये भी धुरी है या कि हमारे एक ये भी मजबूत सिपाही हैं, तो मेरा कहीं ना कहीं सपोर्ट करते। हो सकता है उनके नज़रिए में, उनके विचार में भी मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं जनता के नज़र में हूँ। तो जनता मुझको प्रेम, स्नेह, अपना आशीर्वाद देना चाहती है
कि आप मेरे बीच में मेरा नेतृत्व करें और मजबूती से करें। मैं उनके सेवा के लिए मैदान में आया हूँ। यहाँ पे किसी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। राजनीति में किसी का कोई विरोध नहीं करता है, तो केवल सामाजिकता होती है लोगों की दिखाने के लिए। विरोध कोई नहीं होता है, लेकिन अपनी अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभाने की जिम्मेदारी होती है, जो कि जनता के किए हुए वादों को, कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, बहुत सारे वादे करते हैं, ठीक है, लेकिन वादे पे खरा कौन कितना उतरता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हम अपने वादे पे अभी तक जितना भी हैं उतरते हैं, हमेशा से उनका सेवा करना चाहते हो, करते रहेंगे और करते भी हैं। आप जिस विधानसभा से हैं यह इंडिया का सबसे बड़ा औद्योगिक अथॉरिटी है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और यहाँ डूब क्षेत्र के नाम पर लगभग बहुत सारे जगहों को डूब क्षेत्र घोषित किया गया है। उस डूब क्षेत्र में लगभग 1,30,000 लोग रहते हैं, और उन लोगों को जो किसानों की ज़मीन है उस ज़मीनों को जो रजिस्ट्री कराकर लोग डूब क्षेत्र में रहते हैं, उन पर हाल ही में सरकार ने गैंगस्टर एक्ट जैसी व्यवस्था लाकर उन लोगों को एक तरह से प्रभावित करने का काम किया। डूब क्षेत्र का दौरा करने के बाद हमें ये पता चला कि डूब क्षेत्र में बेसिक ज़रूरत और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। तो आपके आने के बाद आप उन डूब क्षेत्र के 1,30,000 लोगों को कैसे मुख्य धारा में जोड़ेंगे, कैसे उनके लिए मूलभूत सुविधाओं का व्यवस्था करेंगे, कैसे उन्हें वो ज़रूरी चीज़ें मिलेंगी जिनके लिए वो आज तक इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, ये दुर्भाग्य है हमारे समाज के लोगों का, और साथ में हम सरकार का भी कहीं ना कहीं कहेंगे, क्योंकि 1,30,000 अगर हमारे भाई, हमारे गरीब जनता जो हमारे समाज के लोग हैं, अगर वो डूब क्षेत्र में गए तो डूब क्षेत्र में उनको जाने का, अपने परिवार के साथ में रिस्क लेने का क्या मतलब था। इसका कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि सरकार का भी इसमें फॉल्ट है। अगर उनके लिए कॉलोनी बनवाते, सरकारी आवास जैसे होता है कि कॉलोनी बहुत सारे बने हैं, काशीराम शहरी विकास योजना के अंतर्गत बने हैं, लोहिया ग्राम विकास योजना, बहुत सारे हैं। अगर उन 1,30,000 लोगों के लिए सरकार समझ पाती, सोच पाती, जाहिर सी बात है उनके लिए कॉलोनी बनाती और उनको व्यवस्था देती, क्योंकि उनका भी यहाँ पे परिवार होता है। 1,30,000 हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है, हमारे समाज के विशेष अंग हैं, तो कमू उनको भी होना चाहिए था। आज डूब क्षेत्र में रिस्क लिए हैं, जहाँ की आप बता रहे हो कि डूब क्षेत्र का मतलब है कि नदी के किनारे, जाहिर सी बात है, और वो वहाँ पे रिस्क ले रहे हैं। कभी भी बरसात होता है, कभी भी कुछ होता है, चाहे वहाँ पे बीमारी हो, चाहे डूब क्षेत्र होने के नाते कभी बाढ़ का पानी आए, उनके घर में घुस जाए, उनको जानलेवा हो जाए उनके लिए, तो अपने आप पे खतरा ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है साधारण तौर पे नहीं ले रहे हैं, वो भी कहीं पीड़ित हैं, दुखी हैं, तभी डूब क्षेत्र में गए हैं। अगर मैं व्यवस्था में आता हूँ तो मैं सबसे पहले उनके लिए जितने भी उचित व्यवस्थाएं होती हैं, मूलभूत व्यवस्थाएं होती हैं, मैं उनको देने का प्रयास करूंगा, और उनकी जो कच्ची कॉलोनी है मैं उसको पक्की कॉलोनी घोषित करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। और रही रजिस्ट्री के बात में कि रजिस्ट्री जो बंद है वो रजिस्ट्री खुलवाई जाएगी, उनको रजिस्ट्री करवाई जाएगी, वहाँ पे बिजली का भी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था करवाई जाएगी। क्योंकि सरकार अभी तक जब उनके लिए कॉलोनी नहीं दे सकी, तो कम से कम वो बेचारे जहाँ पे हैं वहाँ पे सुरक्षित तो रहें, उनको व्यवस्थाएँ तो मिल सकें। मैं उनको पूरा वहाँ व्यवस्था दिलवाने का प्रयास करूँगा। 40,000 से ज़्यादा लोग नोएडा अथॉरिटी के अंदर में स्ट्रीट वेंडर हैं। लगभग ये स्ट्रीट वेंडर, रेहड़ी पटरी वाले के रिहेबिलिटेशन के लिए पार्लियामेंट में 2014 में स्ट्रीट वेंडर रेगुलेशन एक्ट बना। उसके बाद ये यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर पार्लियामेंट है, और यह बात यहाँ पहुँचने में 9 साल 8 साल लग गए। और अभी नोएडा अथॉरिटी ने सिर्फ 8,000 लोगों को पुनर्वासित करने के लिए यहाँ रेहड़ी पटरी अधिनियम के तहत उन्हें महीने का 2,400 रुपये महीने रेंट के आधार पर उन्हें टेम्प्रोरी जगह का अलॉटमेंट किया है। लेकिन अभी भी 32,000 लोग और उनके लगभग 1 लाख परिवार के लोग जो उनके आश्रित हैं, जो उन पर डिपेंडेंट हैं, उन लोगों के लिए नोएडा अथॉरिटी के लिए कोई भी इस तरह की योजना नहीं बनी। आप यहाँ से चुनाव जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद, उन रेहड़ी पटरी अधिनियम के तहत उन लोगों को कैसे जोड़ेंगे, कैसे उन्हें मुख्य धारा में लाया जाएगा, कैसे नोएडा अथॉरिटी पर आप दबाव बनाएंगे, और कैसे इस बात को प्राथमिकता के आधार पर उन लोगों के जीविकोपार्जन के लिए काम करेंगे? देखिए, रेहड़ी पटरी वाले जितने भी हैं बहन भाई, वो हमारे परिवार में, वो हमारे परिवार के हिस्सा है, और वो गरीब हैं इसलिए वो रेहड़ी पटरी नहीं। तो आज अगर उद्योगपति होते, अमीर होते, तो जाहिर सी बात है किसी मॉल को बनवाते, मॉल में अपनी दुकान करते, अपनी शॉप करते। जाहिर सी बात है कि गरीब लोग हैं, और गरीब लोग ही रेहड़ी पटरी का सहारा लेते हैं। अगर उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन जैसे सुविधाएं हैं,
उनको सबको ला करके जोड़ दिया जाए और सबको उचित व्यवस्था दिया जाए। और रेहड़ी पटरी वालों को रही बात कि वो अगर 32,000 आप बता रहे हैं कि अभी 32,000 लोग वंचित हैं, तो उनको भी ले आकर के व्यवस्था में जोड़ करके उनको निःशुल्क दिया जाए। उनसे कोई हमको नहीं लगता, रजिस्ट्रेशन सुविधा रखी जाए, एक मूलभूत छोटी सके 100-200 रुपये का रखा जाए, लेकिन उनको फ्री, क्योंकि गरीब आदमी हैं, उनको भी तो व्यवस्था में लाना चाहिए, क्योंकि उनका भी जीविकोपार्जन तो होना चाहिए। सरकार उनको कोई विशेष सुविधा तो दे नहीं रही है कि उनके लिए एक विशेष मुआवजा दे रही हो, उनके परिवार को पालने के लिए दे रही हो। 5 किलो 10 किलो आटे से और अनाज से किसी का जीवन नहीं चलता है। जिम्मेदारी होती है परिवार को चलाने के लिए, तो जाहिर सी बात है उनके लिए भी विशेष हम लोग सोचेंगे। जब सत्ता में आएंगे तो पहली बात तो उनको, जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है, हम उनको विशेष तौर पे चाहेंगे कि उनकी उचित व्यवस्था करके उनकी दुकानों को बनवाया जाए, उनको एक स्थान दिया जाए। उनके लिए जितनी भी लड़ाई हो सकेगी हम मजबूती से लड़ेंगे, उनको स्थापित करेंगे। आप अथॉरिटी के गलत कार्य क्रियाकलापों को लेकर लंबे समय से कृत संकल्प हैं। आपने कई आंदोलनों को लीड किया है, सरकार तक अपनी बात आपने पहुंचाया है। नोएडा में डीएनडी का जब मूवमेंट चल रहा था उसमें भी आपने काफ़ी बड़ा योगदान दिया। अभी हाल ही में सीएजी की रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि 55,000 करोड़ रुपए के ज़मीन का आवंटन नोएडा अथॉरिटी ने सिर्फ 4 बिल्डरों को दे दिया और वो बिल्डर आज तक काम नहीं कर पाए और बहुत कम पैसे पे उनको ज़मीन दे दिया गया, जिससे सरकार को 55,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ। ये नोएडा इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में डेवलप हुआ था, जहां इंडस्ट्री के लिए सिर्फ 15% ज़मीन दी गई और 85% ज़मीन रेसिडेंशियल एरिया के लिए दे दिया गया। आप इस तरह के संगठित लूट को, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के इस लूट को कैसे विधानसभा तक पहुंचाएंगे? कैसे इस पर जांच होगी? कैसे इस दिशा में आपका अगला क्या स्टेप होगा? ये नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है झा साहब? ये तो सरकार की बनती है ना। सरकार ने इतना ढीलापन क्यों दिया कि नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारी या अधिकारी इतने मनमानी ढंग से मिली भगत के साथ में, बिल्डरों के साथ में या राजनेताओं के साथ मिल करके और खुलेआम, इसको हम खुलेआम कहेंगे, खुलेआम, क्योंकि 52,000 करोड़ मायने रखता है। 55,000 करोड़ 55,000 करोड़ मायने रखता है। और उसको इतना शासन में छूट कैसे मिल गया इन दोनों तीनों लोगों को कि बिल्डर, अथॉरिटी के लोग और राजनेता लोग, क्योंकि बगैर इन्वॉल्वमेंट के तो कुछ हो नहीं सकता है। कैसे ये लूट खसूट कर गए? इनको कौन छूट दिया? इस पे तो बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके लिए तो एक टीम गठित करना चाहिए सरकार को, सीएजी, और उसमें गठित करके, उसको गठित करके इन लोगों को जुडिशियल इंक्वायरी की मांग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मांग करना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी करके इन लोगों को कटघरे में ले जाकर के बंद करना चाहिए। जांच पूरा सही निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की भोली भाली जनता, जो स्थानीय जनता है, हमारे किसान जिसको हम कहते हैं, अभी आंदोलन भी किए थे नोएडा अथॉरिटी के गेट पे, कई महीने चला। वो बेचारे कहीं ना कहीं वंचित हैं, परेशान। उनकी ज़मीन तो सस्ते दामों में ले गई, उनको 5% का मुआवजा भी अभी सही रूप से नहीं मिल पाया है। दूसरी चीज़, उनका सस्ते रेट में ले करके आपने उसको एक्वायर्ड कर लिया ज़मीन, उसके बाद में आप मिली भगत से घपला घोटाला करके और दे दिए बड़े बड़े बिल्डरों को। अब वहाँ भी आप ले जा करके उनको दे दिया, वहाँ से पैसा फंस गया आपका। तो किसके साथ में अन्याय हो रहा है? जाहिर सी बात है यहाँ के स्थानीय लोगों की ज़मीन है ना। आज हम लोग बाहर से आए हैं, पूर्वांचल से यहाँ पे आकर के स्थापित हुए हैं और यहाँ की जनता की हम सेवा कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? कि यहाँ के लोगों को, जो हमारा भाईचारा है, उसको बिगाड़ने के लिए नहीं, उसको स्थापित करने के लिए। लेकिन यहाँ के जो किसान हैं, जो यहाँ के ज़मींदार हैं, उनकी ज़मीन को आपने अगर बेचा तो उनका सही मुआवजा भी मिलना चाहिए। दूसरी चीज़, जो 52,000 करोड़ या 55,000 करोड़ का घोटाला आप लोगों ने मिलके, आप लोगों को मतलब अथॉरिटी और बिल्डर, और जिसमें जो बड़े बड़े लोग इन्वॉल्वमेंट हैं, मंत्री लोग, संगठित लोग, जो संगठित लूट है, उसका खुलासा हो, उस पर जांच बैठे और उसके जितने भी आरोपी हैं उनको पिंजड़े में बंद करना चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त कार्य है, उसको जल्दी से जल्दी सरकार को भी सोचना चाहिए। अगर मैं आता हूँ तो मैं जाहिर सी बात है इस पे मुद्दा छेड़ूंगा। आप विधानसभा में इसको उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, मजबूती से उठाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये नोएडा बिल्डरों का हेवन कहा जाता है। यहाँ बिल्डर कम्युनिटी और लगभग 25 लाख से ज़्यादा फ्लैट्स हैं, जिसमें लगभग 10 लाख से ज़्यादा फ्लैट्स में लोग यहाँ रह रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए बिजली के मीटर को लेकर जो हाल ही में सरकार ने, जैसे मोबाइल में पोर्टेबिलिटी चल रही है,
इसी तरह बिजली मीटर को लेकर भी सरकार के कानून आ गए हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को इन बड़ी बड़ी इमारतों में 25,000 रुपये मीटर कनेक्शन के नाम पर जो लिया जा रहा है, लोग इससे त्रस्त हैं। हमने कई जगहों पे दौरा किया भी, हमारी टीम का भी कई जगहों से रिपोर्ट आया। तो क्या आपके आने के बाद इस दिशा में आप विधानसभा में स्पेशल रिजोल्यूशन लाकर उन अपार्टमेंट धारकों को किस तरह से मदद पहुँचाएंगे? देखिए, रेजोल्यूशन हम बिल्कुल लाएंगे। और इसमें जो आप कह रहे हैं कि बिल्डर्स में, देखिए यहाँ पे जो कॉलोनी बड़ी बड़ी हैं, फ्लैट हैं, उनमें कोई ज़रूरी नहीं है कि अमीर उद्योगपति ही लोग रहते हों, क्योंकि उद्योगपति लोग को जहाँ रहना है वो आप भी जानते हैं, देश का समाज भी जानता है, हम भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे उस सोसाइटी में गरीब तबके के लोग भी रहते हैं, जिनके लिए कि 25,000 का अमाउंट बहुत होता है। 25,000 रुपये दे करके रहना फ्लैट में, और बिजली का मीटर लगवा करके रहना इतना आसान नहीं है। जाहिर सी बात है, ये भी कहीं ना कहीं मिली भगत है। लगभग 1 लाख लोग प्रभावित हैं इससे। बिल्कुल है, अगर हैं तो उनके लिए भी निदान होना चाहिए। ठीक है, इतना महंगा रेट नहीं होना चाहिए बिजली मीटर का, छोटा सा रेट उसका होना चाहिए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सरकार ने भी घोषणा कर दिया कि बिजली सस्ते दामों में अब लोगों को मिलेगी। तो 25,000 का ये जो मामला है तो बिल्कुल सरासर अन्याय है। और किसी की भी जेब से अगर 25,000 मीटर के नाम पे निकलवाना हो, पानी के नाम पे निकलवाना हो, तो एक बार सोचने वाली बात है, ये गलत है। 80,000 नए युवा वोटर इस चुनाव में पहली बार अपनी मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन युवा वोटरों को, उन युवा युवतियों वोटरों को आपके तरफ से क्या मैसेज है कि अगर वो पहली बार इस बार अपना वोट देने जाएंगे तो वो क्या सोचकर वोट करें और क्यों आपको वोट करें? देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि जो हम मुद्दा लाए हैं वो एक लोगों के लिए नहीं है, वो सारे समाज के लिए है। और जब हम व्यवस्था में आएंगे तो जो हमसे जुड़े लोग हैं, जो हमसे अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं, उनके उम्मीदों पे हम खरा उतरना चाहेंगे। उनकी मूलभूत सुविधाओं को हम लेकर के आगे आएंगे, पूरी उचित व्यवस्था देंगे, उनकी पूरी मदद करने का प्रयास करेंगे और करेंगे भी। अभी तक करते आ रहे, फिर से बता दे रहे हैं आपको कि उनको पूरी मजबूती से हम व्यवस्था में लाएंगे, उनकी मदद करेंगे। और हमारे समाज में जो व्याप्त है, आज देखो तो हमारा अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। हमारे विभिन्न वर्ग के लोग हमारे समाज में रहते हैं। उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही विचारधारा में रहें, तमाम विचारधारा के लोग हैं। तो यहाँ पे जो मूलभूत ज़रूरत है वह है समान शिक्षा। समान शिक्षा तभी लागू होगा जब हम उनको निःशुल्क शिक्षा देंगे। बहुत सारे गरीब बच्चे हमारे घूम रहे हैं, भाई घूम रहे हैं, जो कि आज देखा जाए उनको शिक्षा के नाम पे लूटा जाता है, इलाज के नाम पे लूटा जाता है। तो इन दोनों को मैं चाहूँगा सरकार से बुलंदी के साथ में जब विधानसभा में पहुँचूँगा तो वहाँ पे मजबूती से रखूँगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों फ्री किए जाएं, फ्री में इलाज हो और फ्री में शिक्षा मिले, और सवर्ण आयोग का गठन हो, आरक्षण मुक्त देश हो। क्योंकि जब तक आरक्षण रहेगा दीमक की तरह समाज को खोखला करता रहेगा, चाटता रहेगा, और राजनीति की रोटी इस पे तलती सिकती रहेगी। राजनीति की रोटी यहाँ पे नहीं सीखनी चाहिए, यहाँ पे केवल विकासवाद की राजनीति होनी चाहिए। जनता, जो गरीब जनता है वो आज भी मैं देख रहा हूँ गरीब होती जा रही है, जो अमीर लोग हैं अमीर होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अमीर कितने भी हो जाए, एक दिन आकर के उनको भी यहीं धरातल पे रहना है। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, जाना हूँ कि जब कितना भी उनके पास पैसा हो, लेकिन जब नज़दीक में आते हैं, बुढ़ापे में आते हैं या मजबूरी में आते हैं, अस्पताल में जाते हैं, तो पता चलता है उनको वही गरीब तबके के लोग, वही गरीब भाई उनकी सेवा करने के लिए आगे आते हैं। उनके बड़े बड़े जो अमीर होते हैं बेटे या बेटियाँ, वो विदेशों में जा कर के अपना आशियाना बना लेते हैं। उनके सुविधा के लिए यहाँ कोई सेवा करने के लिए नहीं आते, वही गरीब लोग रहते हैं। तो जाहिर सी बात है गरीब को यहाँ पे विशेष आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण का मतलब मेरा नहीं है, आरक्षण का आर्थिक आधार, आर्थिक आधार नहीं, आर्थिक आधार पे तो आरक्षण होना भी चाहिए, वैसे आरक्षण होना भी नहीं चाहिए। जिनको ज़रूरत है आरक्षण उनको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मतलब है कि जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जिनको आगे बढ़ाने के लिए लाया जाए। आज मैं देखता हूँ आरक्षण के नाम पे बड़े बड़े जो लोग हैं SC ST के, उनको OBC के, उनको सबको आरक्षण मिल रहा है। आरक्षण का क्या मतलब है? इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीति की रोटी तली जा रही है। उनको राजनीति में क्या सवर्ण में गरीब नहीं है, वहाँ भी हैं। तो हमारा मतलब है कि जो आर्थिक आधार पे उसको आरक्षण मिले, अन्यथा आरक्षण मुक्त देश होना चाहिए। और सवर्ण आयोग का गठन होना चाहिए, मजबूती से होना चाहिए, क्योंकि सवर्ण हमारे भाई है, हमारा परिवार है, उनके लिए। क्योंकि दलित आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, महिला आयोग है, बहुत सारे आयोग हैं। तो सवर्ण आयोग क्यों नहीं है? सवर्ण आयोग भी आना चाहिए।
और सभी वर्ग के उत्थान के लिए सरकार को, समाज को भी सोचना चाहिए। अगर नहीं सोच रहे, इसलिए हम युवा लोग आगे आ रहे हैं और आएंगे जब मजबूती से स्थापित होंगे विधानसभा में जा कर के, और इसका मुद्दा हम उठाएंगे, मजबूती से लागू करवाएंगे। नोएडा के वोटरों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप कि इस बार के जो वही वोटर हैं उनको क्या सोच कर वोट करना चाहिए, अपने जनता मालिकों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, अभी तक हमारे युवा भाई बहन बुजुर्ग जो हमको आशीर्वाद देते हैं, हमारे आदर्श हैं, उन लोगों ने बहुत सारी पार्टियों को वोट दिया, सपोर्ट किया, लेकिन उम्मीद जो करते थे पार्टियों से, आज तक वो शायद उनका उम्मीद पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब उनको एक नई पारी खेलनी चाहिए। जैसे हम युवा आगे आ रहे हैं, तो हम युवाओं का उनको मनोबल बढ़ाना चाहिए, साथ देना चाहिए। बहुत सारे पार्टियों के दिए ठगे गए, लेकिन उनको ठगारी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अब हम जैसे युवाओं का मनोबल बढ़ा करके, साथ दे करके, क्योंकि हम जीत रहे हैं, मजबूती से जीतेंगे, और जब जीतेंगे तो जाहिर सी बात है हम इन्हीं के लिए काम करेंगे। तो पार्टी का हो चुका, अब हम लोग निर्दलीय अगर आ रहे हैं, विचार बनाए हैं, तो जाहिर सी बात है हमको मजबूत करें, और हमको मजबूती मिल भी रही है। मैं आपको बता दूं, पूरी बहुमत मेरे साथ में है, जनादेश मेरे साथ में है, और अब की बार का चुनाव में जीतने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ और जीतूँगा, मेरा वादा है आपसे, क्योंकि पूरे समाज की जनता मेरे साथ में है। आपका आशीर्वाद, समाज का आशीर्वाद, जनता जनार्दन का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद मुझको मिल रहा है। मेरे युवा साथी मेरे साथ में, मेरे बुजुर्ग आदर्श मेरे साथ में, जो मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इसलिए मैं पूरे हौसला मेरा बुलंद है, पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब की बार का चुनाव मैं यहाँ से जीत रहा हूँ। कितना आश्वस्त हैं आप कि 10 मार्च को ये विजय का पताखा नोएडा से एक इतिहास रचा जाएगा, और शुक्ला जी के नेतृत्व में ये पूरी उत्तर प्रदेश तक ये बात पहुंचेगी कि किस तरह उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नोएडा के विकास के लिए अपने आप को समर्पित किया? देखिए, अब की बार का जो चुनाव है, ये देश का ऐसा पहला चुनाव होगा जिसमें इतिहास लिखा जाएगा। अभी तक विकास 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 कहा गया, लेकिन विकास कितना हो रहा है इसको हमारे छोटे छोटे बच्चे भी बता सकते हैं, भोली भाली जनता भी बता सकती है, गरीब महिलाएं देखो, हमारी बहनें जो पार्क में सेवा करें ये भी बता सकती हैं। अगर इतनी मजबूत होती तो यहाँ आकर के घास ना छोलती रहती। तो जाहिर सी बात है कि अब की बार इतिहास लिखा जाएगा, हम युवा वर्ग ही लिखेंगे, और मजबूती से हम यहाँ पे चुनाव जीत करके इन्हीं के लिए काम करेंगे, और हम जीतेंगे चुनाव। उठो युवाओं, घर से निकलो, तुम्हें ही तो देश को बदलना है, फिर 5 साल के लिए तुम्हें ही तो छलना है। यूं ना जागे अगर तुम तो खतरे में लोकतंत्र होगा, तुम्हारा आने वाला कल बहुत ही निर्बल होगा। उठो युवाओं, घर से निकलो, तुम्हें ही तो देश को बदलना है। वीडियो टीम के साथ नोएडा, उत्तर प्रदेश।